लोग डूसेंट में साथ साथ साइंस चल रहा है और साथ साथ हिस्ट्री भी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम डूसेंट को हम 10 टॉपिक में बांट दिए हैं और 10 वीडियो प्रतिदिन आएगा पर टॉपिक से, ठीक है। चलिए देखते हैं, कल से आएगा, आज से नहीं, आज सिर्फ इतिहास है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं भारत का इतिहास, एशियंट हिस्ट्री है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। भारत का इतिहास क्या कहता है? उत्तर में हिमालय से लेकर, उत्तर में हिमालय पर्वत है, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। मतलब उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह महाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश कहा गया तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू वृक्षों का द्वीप कहते थे। तो प्राचीन भारतीय इंपॉर्टेंट है, प्राचीन भारतीय अपने देश को किस नाम से पुकारते थे? तो जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू, यानी जम्बू मीन्स होता है जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। जो ईरानी थे इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। तो जो हिंदू कहते थे, तो पूछेगा प्राचीन जो ईरानी है भारत को किस नदी के नाम से जोड़ते थे? तो सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाने जाने लगा। यूनानी इसे इंदे, जो ईरानी कहते थे इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, और यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। मध्यकाल में इस देश को क्या कहा जाने लगा? हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। जो हिंदुस्तान शब्द बना है यह एक शब्द है, फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेजी में इसे इंडिया कहने लगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। तो जो विंध्य पर्वत श्रृंखला है भारत को उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपियन परिवार की भाषाएं बोलने वालों और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। तो कौन सी पर्वत भारत को दो बराबर भागों में बांटती है? तो विंध्य पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा बोलने वाले और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषा बोलने वाले का बहुमत है। आइए आगे देखते हैं। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों से मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार है: प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, पेलियो मेडिटेरियन, काकेशाइड, निग्रोइड और मंगलोइड। तो भारत की जनसंख्या का निर्माण इन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण के द्वारा हुआ है, जो निम्नलिखित प्रकार के हैं। पहला प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, पेलियो मेडिटेरियन, काकेशाइड, निग्रोइड और मंगलोइड। यहाँ तक हम लोग देख लिए। आइए आगे देखते हैं। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया। तो इंडियन हिस्ट्री को अध्ययन की सुविधा के लिए कितने भागों में बांटा गया? तो 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन? प्राचीन भारत, एनिशिएंट इंडिया, मध्यकालीन भारत, मिडिएवल इंडिया एवं मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत। यहाँ पर एक नोट है जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफर सिलेरियस को जाता है। तो सबसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे जाता है? तो जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफर सिलेरियस को जाता है। यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब स्टार्ट करते हैं एनिशिएंट इंडिया, ठीक है। आइए देखते हैं। यहाँ पर है, रुक के दिखा देते हैं आप लोगों को। ये देखिए एनिशिएंट इंडिया, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। कह रहा है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, मतलब हम लोग प्राचीन भारतीय एनिशिएंट इंडिया हिस्ट्री को जानने के लिए कुछ स्रोत होगा, तो वही बोल रहा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। वो 4 स्रोत कौन कौन से हैं? पहला धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण और चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि प्राचीन इतिहास को जानने के लिए कौन कौन से स्रोत हैं? तो 4 स्रोत हैं। पहला कौन है? धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण, चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ। धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक 4 स्रोत है। 4 स्रोतों में से 2 स्रोत पहले हम देखते हैं कि इनसे हमें क्या जानकारी मिली है एनिशिएंट इंडिया के बारे में। भारत का
सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। तो वेद के संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है, यहाँ पर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वेद जो है वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। तो वेद किसका उपदेश देता है? वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। वेद के संकलनकर्ता कौन थे? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है, जिसने इसकी संकलनकर्ता की थी। ठीक है, वेद को किसी ने लिखा नहीं था, वेद का संकलनकर्ता थे महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद जो है किसका उपदेश देता है? तो वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद 4 प्रकार के होते हैं। तो वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इन 4 वेदों को क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। 4 वेदों को संहिता कहते हैं। तो यहाँ तक हम लोग देखें, धर्म एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी में भारत का सर्वप्राचीन ग्रंथ कौन है? धर्म ग्रंथ कौन है? भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। वेद के संकलनकर्ता कौन है? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हो गया। वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद 4 प्रकार के हैं। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इन चारों वेदों को क्या कहते हैं? तो चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। चलिए अब बारी बारी से इन चारों वेदों को हम लोग देखते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग ऋग्वेद के बारे में जानते हैं। यहाँ पर है ऋग्वेद, इसमें क्या कहता है? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। तो ऋग्वेद किसे कहते हैं? तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहते हैं। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, ये वाला देखिए यहाँ पर होत्री। ठीक, तो पूछेगा कि ऋग्वेद के जो ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। तो ऋग्वेद से हमें किस ऐसी जानकारी मिलती है? तो इस वेद से आर्य के आर्य जो थे उनके राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते थे। ठीक है, ऋग्वेद में कितने मंडल? 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहा जाता है। क्लियर हो गया? अब आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ये वाला। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। पूछता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा की गई? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है। गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है। ठीक है, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। किस देवता को समर्पित है? तो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का समर्पित है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा? किसके द्वारा रचित था? तो विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है। तो पूछता है ऋग्वेद के कौवें मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है? तो 9वें मंडल में सोम का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी, उसका उल्लेख मिलता है। तो गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो पूछता है गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र द्वारा ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा मिलती है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा मिलती है। ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख है? तो 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। तो इसके जो ऋग्वेद के 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खील कहा जाता है। तो हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है ऋग्वेद के कोई मंडल में? तो 8वें मंडल में। चतुष्पर्णीय समाज की कल्पना आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है, पुरुष सूक्त में वर्णित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। ऋग्वेद के कौवे मंडल में चतुष्पर्णीय समाज की कल्पना की गई है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में चतुष्पर्णीय समाज की कल्पना आदि का स्रोत है। स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये आदि पुरुष ब्रह्मा के मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, पहला है देख लीजिए, पूछेगा ऋग्वेद के किस मंडल से
सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र की चर्चा की गई तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, जिसके रचयिता थे, गायत्री मंत्र के रचयिता थे विश्वामित्र। ऋग्वेद के कौवे मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है तो 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के किस मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा गया तो 8वें मंडल में। ऋग्वेद के किस मंडल में चतुष्पर्णीय समाज की परिकल्पना की गई है तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में चतुष्पर्णीय समाज की कल्पना की गई है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आइए आगे देखते हैं। अभी ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। पूछता है कि ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में जो प्रयुक्त अधन्य, पूछेगा सीधे पूछ देगा अधन्य शब्द का संबंध ऋग्वेद में किससे है तो अधन्य शब्द का संबंध ऋग्वेद में अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। यहाँ पर है, इंपॉर्टेंट लाइन है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। क्लियर हो गया। आइए देखते हैं आगे। यहाँ पर नोट दिया हुआ है, धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों और कर्तव्यों तथा विशेषाधिकार को स्पष्ट विभेद करता है। यहाँ पर दिया हुआ है, कुछ नोट में देख लेते हैं। ईसा पूर्व एवं ईस्वी में बताया गया है अंतर। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर ईसाई धर्म गुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। जो वर्तमान में हमारा जो प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो किस पर आधारित है तो ईसाई धर्म गुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसापुर यानी BC यानी बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसापुर में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती थी। ठीक है, जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसापुर एवं मृत्यु 483 ईसापुर में हुआ था। ठीक है, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई थी, क्योंकि ईसापुर में जो गिनती होती थी वो उल्टी दिशा में होती थी। ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन, जो ईसा मसीह का जो जन्म तिथि उससे आरंभ हुआ सन ईस्वी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ईस्वी लिखा जाता है। ईस्वी को लैटिन भाषा के शब्द AD में लिखा जाता है, जिसका अर्थ होता है एनो डोमिनी। ठीक है, और BC होता है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। AD होता है एनो डोमिनी। आइए आगे पढ़ते। वामन अवतार के तीनों पंगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। जो वामन अवतार के जो तीनों पंगों का प्राचीनतम स्रोत क्या है, ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। सीधे पूछ लेता है, ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने ऋचाओं की 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। नोट, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। जो एंशिएंट इंडिया है उसके साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है तो ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं दूसरा, देखते हैं यजुर्वेद। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। यानी यजुर्वेद में यज्ञ की चर्चा की गई। इसके पटकर्ता को अधर्वी कहते हैं। जिस प्रकार हम लोग पढ़ें कि ऋग्वेद में ऋचाओं के पटकर्ता को जो पढ़ते थे ऋषि, उसको क्या कहते थे, होत्री कहते थे। उसी प्रकार यजुर्वेद में इसके पटकर्ता को अधर्व्यु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। तो ये बोलवे किए हैं, यजुर्वेद में किसका, यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ये लाइन आपको याद रखनी है। चारों वेद में यह एकमात्र ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में है। तो ऋग्वेद यजुर्वेद दोनों हम लोग पढ़ लिए। अब आते हैं नेक्स्ट, सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है। तो साम का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। इस वेद में क्या होता है कि यज्ञों के अवसर पर जब गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन होता है, इसके पटकर्ता को उदात्री कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। जो सामवेद का जो संकलन है वो किस पर आधारित है, ऋग्वेद पर आधारित है। और सामवेद के पटकर्ता को उदात्री कहते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेद के पटकर्ता को होत्री कहते हैं, यजुर्वेद के पटकर्ता को अधर्व्यु कहते हैं और सामवेद के पटकर्ता को उदात्री कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है।
आते हैं, देखते हैं। नोट, यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। ऋग्वेद के बाद जो वेद आते हैं यजुर्वेद और सामवेद, इसमें किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। आप चौथा देखते हैं अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। तो अथर्ववेद किसके द्वारा रचित किया गया था? तो अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में 731 मंत्र एवं लगभग 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतन है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। तो पूछा कौन सा वेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है? तो अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। संबंधित है, कौन सा पुराण किस वंश से संबंधित है, यहाँ पर देखिए, है ना, ये देख लीजिए इसको। जैसे विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित था। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित था। वायु पुराण गुप्त वंश से। तो इंपॉर्टेंट है, सीधे पूछ देता है। विष्णु पुराण मौर्य वंश, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश, वायु पुराण गुप्त वंश। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। तो ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व क्यों है? क्योंकि इसमें सामान्य मनुष्यों के जो विचार थे एवं अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। जो पृथ्वी सूक्त है अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों जैसे गृह निर्माण, कृषि के उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, समन्वयन, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, सांप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महासत्य एवं आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन मिलता है। तो किस वेद में जादू टोना का? तो अथर्ववेद में जादू टोना का विवरण मिलता है। ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अथर्ववेद किसके द्वारा रचित है? अथर्वा ऋषि द्वारा रचित। इस वेद में कुल कितने मंत्र? 731 मंत्र। और कितने पद हैं? तो 6000 पद हैं। कौन सा वेद गद और पद दोनों में है? तो यजुर्वेद, ठीक है। कौन सा वेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं? तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। यजुर्वेद के पठकर्ता को क्या कहते हैं? तो यजुर्वेद के पठकर्ता को अथर्व्यु कहते हैं। ऋग्वेद के पठकर्ता को होत्री कहते हैं। सामवेद के पठकर्ता को उदात्री कहते हैं। तो आप याद रखिएगा लाइन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ऋग्वेद के पठकर्ता को होत्री कहते हैं, उसके बाद यजुर्वेद के पठकर्ता को अथर्व्यु कहते हैं, उसके बाद सामवेद के पठकर्ता को उदात्री कहते हैं, ठीक है। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित अथर्ववेद, जिसमें 731 मंत्र और 6000 पद हैं। क्लियर हो गया? आइए देखते हैं आगे। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया था तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता था। अथर्ववेद में जो परीक्षित थे उनको कुरुओं का राजा कहा गया और कुरु जो थे देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता था। इसमें सभा एवं समितियों को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग याद कर जाइएगा पूरी बढ़िया से। पूछता है हमेशा क्वेश्चन, किस वेद में सभा एवं समितियों को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया? तो सबसे बाद का वेद कौन है? अथर्ववेद। तो सीधे याद रखिएगा कि अथर्ववेद में सभा एवं समितियों को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया, ठीक है। किस वेद में सभा एवं समितियों को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया? तो अथर्ववेद में। क्लियर हो गया? नोट, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, हम सबसे बाद का वेद अभी बताए हैं अथर्ववेद है। किस वेद में सभा एवं समितियों को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो अथर्ववेद में। कोरिलेट करके याद रखिएगा, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा एवं समितियों को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। पूछिए वेदांगों की संख्या 6, वेदों की संख्या 4। तो वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। ये है, इंपॉर्टेंट है, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। ये 6 वेदांग हैं। तो वेदांगों की संख्या 6 है। कौन कौन है? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त एवं छंद। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त एवं छंद। इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जैसे हम याद बता रहे हैं वैसे याद रखिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। जो भारतीय ऐतिहासिक जो कथा थे उसका भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण कहाँ मिलता है? तो पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। तो पुराणों के रचयिता कौन थे? तो लोमहर्ष एवं
उनके पुत्र उग्रश्रवा माना जाता है। इसके जैसे पुराणों के रचयिता थे, लेकिन अभी हम लोग पढ़ें सबसे प्राचीन जो धर्म ग्रंथ था वेद था, उसके संकलनकर्ता थे महर्षि कृष्णव्यापन वेद व्यास। ठीक है, महर्षि कृष्णव्यापन देवव्यापन वेद व्यास थे। ठीक है, लेकिन भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है, और पुराणों के रचयिता थे। पुराणों के रचयिता कौन थे? लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। पुराणों की संख्या 18 है, जिनमें केवल 5 जो है मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। तो पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें से केवल 5 में राजाओं की वंशावली पाई जाती है। कौन कौन है 5? वो मत्स्य है, वायु है, विष्णु है, ब्राह्मण है। मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड्स। तो पूछेगा सबसे प्राचीन पुराण कौन है? तो पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण मत्स्य पुराण है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियों तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट, स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता में प्राप्त होती है। डायरेक्ट लाइन ये उठा कर पूछता है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। स्त्रियों की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किस संहिता से प्राप्त होती है? तो स्त्रियों की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। तो इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछेगा स्त्रियों की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किस संहिता में प्राप्त होती है? तो मैत्रेयी संहिता में प्राप्त होती है। संहिता आप लोग पढ़े हैं कि इन जो चारों वेद थे उसको हम लोग संहिता कहते हैं। चारों वेदों को हम लोग क्या कहते हैं? इन चारों वेदों को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को हम लोग संहिता कहते हैं। ठीक है, तो स्त्रियों की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। आगे नेक्स्ट पॉइंट, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछेगा किस ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। आगे पढ़ते हैं, जबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछेगा किस उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है? तो जबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। जबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति को माना जाता है। तो स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक कौन है? मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। पूछता है घुमाकर, सबसे पहले पूछेगा स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक कौन है? तो मनुस्मृति सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। पूछेगा मनुस्मृति का संबंध किस काल से था? तो शुंग काल का मानक ग्रंथ था। किस काल का था? तो शुंग काल का मानक ग्रंथ था। नारद स्मृति किस युग से संबंधित था? तो गुप्त युग से संबंधित था। तो नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है, और मनुस्मृति शुंग काल के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति जो शुंग काल से संबंधित है, और नारद स्मृति गुप्त युग से संबंधित है। नारद स्मृति गुप्त युग से संबंधित है, विषय में जानकारी प्रदान करता है। आइए आगे देखते हैं। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। पूछेगा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किस कथा में वर्णित है? तो जातक कथा में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। पूछता है हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन है? कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। तो कथा वस्तु प्रमुख ग्रंथ किसका है? हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है कथा वस्तु। बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किसमें वर्णित है? तो जातक कथा में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन है? कथा वस्तु, जिसमें क्या है? महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र अनेक कथानकों में साथ वर्णित है। आइए आगे देखते हैं। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। आगम किसे कहा जाता है? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। सबसे पहले कि आगम किसे कहा जाता है? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। और जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास किससे ज्ञात होता है? तो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास हमें कल्पसूत्र से ज्ञात होता है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र सॉरी फ्रेंड, जैन साहित्य को आगम साहित्य कहा जाता है। जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ अनेक संबंधों का विवरण मिलता है। तो जैन ग्रंथ के किस सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिक के साथ अनेक संबंधों का विवरण मिलता है? तो जैन धर्म के भगवती सूत्र में। ठीक है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास हमें किससे ज्ञात होता है? तो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास हमें कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म के भगवती सूत्र से हमें क्या ज्ञात होता है? तो महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ अनेक संबंधों का विवरण प्राप्त होता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। यहाँ तक हो गया। आइए आगे देखते हैं। अर्थ
अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, जिसे कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते थे। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य थे, जिसे हम कौटिल्य या विष्णुगुप्त कहते हैं। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित था। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछेगा सबसे पहले अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य, जिन्हें हम लोग कौटिल्य या विष्णुगुप्त कहते हैं। ये कितने अधिकरणों और कितने प्रकरणों में विभाजित था? तो 15 अधिकरणों एवं 180, 15 याद रखिए, 15 180, 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, जिसके अनुवादक थे शाम शास्त्री। तो अर्थशास्त्र के लेखक, जो अर्थशास्त्र था, सबसे पहले तो पूछेगा अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र किस विषय में जानकारी देती है? तो मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त, अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में कितने प्रकरणों में विभाजित है? तो 15 अधिकरणों में 180 प्रकरणों में विभाजित है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संस्कृत साहित्य में यहाँ पर देखते हैं हम लोग, अभी यहाँ पर है फ्रेंड, थोड़ा सा दिखा देते हैं आप लोगों को। हम लोग इस पॉइंट पर अभी डिस्कस कर रहे हैं। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन के द्वारा किया गया। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। संस्कृत साहित्य में सबसे पहले संस्कृत साहित्य में जो ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? तो कलहन के द्वारा लिखा गया। कलहन द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी, माने 8 तरंग, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। तो पूछेगा सबसे पहले राजतरंगिणी को किसने लिखा? राजतरंगिणी जो बुक है उसको किसने लिखा? तो कलहन द्वारा रचित पुस्तक है राजतरंगिणी। इसमें किसकी जानकारी मिलती है? तो कश्मीर के इतिहास के बारे में इसके जानकारी मिलती है। और सबसे पहले संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का जो श्रेय जाता है वो कलहन को जाता है। कलहन ने कौन सी पुस्तक रचना किया था? तो राजतरंगिणी, 8 तरंग जिसे कहता है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से। अरबों का सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा के लेखक अली अहमद में सुरक्षित। तो अरबों का सिंध विजय का वृत्तांत किसमें मिलता है? चचनामा में। सब सीधे डायरेक्ट पूछता है, अरबों का सिंध विजय का वृत्तांत किसमें मिलता है? अरबों का जो सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा में मिलता है। चचनामा के लेखक कौन थे? अली अहमद थे। यहाँ तक हो गया। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अष्टधाई, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक थी अष्टधाई। हम लोग यहाँ हैं। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक थी अष्टधाई, जिसके लेखक थे पाणिनि। तो अष्टधाई के लेखक कौन थे? पाणिनि। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन थी? संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टधाई थी, जिसके लेखक थे पाणिनि। इससे मौर्य काल के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगनी राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। इस जो अष्टधाई है इसमें मौर्य काल के पहले का इतिहास और मौर्य युगनी राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। क्लियर हो गया? आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। तो गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है किसकी? तो कात्यायन की गार्गी संहिता। लाइन को याद रखिएगा, कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमणों का उल्लेख मिलता है। तो भारत पर होने वाले यवन आक्रमणों का उल्लेख किसके ज्योतिष ग्रंथ में मिलता है? तो कात्यायन के गार्गी संहिता में। सीधा आएगा कि कात्यायन के गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ था, जिसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमणों के बारे में उल्लेख मिलता है। तो भारत पर होने वाले यवन आक्रमणों का उल्लेख किसमें मिलता है? तो कात्यायन के गार्गी संहिता के ज्योतिष ग्रंथ में मिलता है। पतंजलि जो थे पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। तो सीधे पूछता है पतंजलि का महाभाष्य, ऐसी लाइन याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। महाभाष्य किसने लिखा था? तो पतंजलि। पतंजलि किसके पुरोहित थे? तो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि के महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। तो पतंजलि के महाभाष्य से किसके इतिहास का पता चलता है? शुंगों का इतिहास पता चलता है। महाभाष्य के लेखक थे पतंजलि। पतंजलि किसके पुरोहित थे? पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास के पता चलता है। क्लियर हो गया? आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। जो विदेशी यात्री थे, जैसे हम लोग स्रोत देख रहे हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने के प्रमुख स्रोत हम लोग देखे हैं, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, ये सब देखे हैं। तो इसमें हम लोग विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी के बारे में देखते हैं। पहला है यूनानी रोमन लेखक। इसमें जो इंपॉर्टेंट है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। टेसियस, यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हेरोडेटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री। हेरोडेटस को क्या कहते हैं? इतिहास का पिता कहते हैं। इसने अपनी इसकी पुस्तक का नाम याद रखिएगा, हिस्टोरिका, में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस, यानी फारस जिसको ईरान बोलते हैं, भारत फारस ईरान के संबंध का वर्णन किया गया, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित था, ठीक है। और यहाँ पर तीसरा जो लाइन है इंपॉर्टेंट है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में नियार्कस, ओनिसेक्रिटस तथा ऑस्ट्रियोबुलेसस के विवरण अधिक प्रमाणिक
एवं विश्वसनीय है। सिकंदर के साथ जो आने वाले लेखक थे, जिसमें था नियार्कस, ओनोसेक्रिटस, ऑस्ट्रियोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। ठीक है, तो इतिहास के पिता हेरोडोटस, इनकी पुस्तक कौन थी? हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी पूर्व भारत और फारस यानी ईरान के संबंध वर्णन मिलता है। और सिकंदर के साथ आने वाले लेखक कौन थे? नियार्कस था, ओनोसेक्रिटस था, ऑस्ट्रियोबुलस था। यहाँ तक हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट आगे। चौथा देखते हैं मेगास्थनीज। मेगास्थनीज सीधे पूछता है मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड्स। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। फिर पूछेगा मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगनी समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा। तो इंडिका किसकी पुस्तक थी? तो इंडिका जो पुस्तक थी मेगास्थनीज की पुस्तक थी। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इंडिका से किसकी जानकारी मिलती है? तो मौर्य युगनी समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है, 5वां पॉइंट डाइमेकस, यह सीरियन नरेश ओंटियोकस का राजदूत था। जिस प्रकार हम लोग पढ़े कि मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, उसी प्रकार डाइमेकस सीरियन नरेश ओंटियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है मेगास्थनीज, डाइमेकस और डायनोसियस। तो यहाँ पर हम तीनों लाइन देखेंगे। मेगास्थनीज सबसे पहले किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसकी पुस्तक का नाम क्या था? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम था इंडिका। इसमें इंडिका में किसकी जानकारी मिलती थी? तो मौर्य युगनी समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा था। उसके बाद डाइमेकस किसका राजदूत था? सीरियन नरेश ओंटियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। तो डाइमेकस किसका राजदूत था? तो सीरियन नरेश ओंटियोकस का राजदूत था। डाइमेकस किसके दरबार में आया था? तो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग संबंधित था। अब आते हैं डायनोसियस, यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में आया था। तीनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायनोसियस किसका राजदूत था? तो यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में आया था। तो डायनोसियस किसके राज दरबार में आया था? अशोक के राज दरबार में आया था। डायनोसियस किसका राजदूत था? तो टॉलमी फिलाडेल्फस, मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसकी पुस्तक का नाम इंडिका था। इंडिका में मौर्य युगनी समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी मिलता है। उसी प्रकार आगे पढ़ते हैं डाइमेकस किसका राजदूत था? तो ये सीरियन नरेश ओंटियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका भी विवरण भी मौर्य युगनी समय था। फिर डायनोसियस, ये मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में आया था। याद रखिएगा। 7वां पॉइंट देखते हैं टॉलमी। इसने 2वीं शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? भारत का भूगोल नामक पुस्तक। इसका एक ही पॉइंट है, याद रखिएगा। इसमें भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? टॉलमी ने लिखी थी। प्लिनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो प्लिनी ने लिखी थी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में मिलता था। जो प्लिनी की पुस्तक थी नेचुरल हिस्ट्री, इसमें किसका जानकारी मिलता है? तो भारतीय पशु, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में मिलता है। पेरिपल्स ऑफ द इरेथियन सी, यह पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है, अज्ञात है। ठीक है, अब आते हैं कुछ चीनी लेखक के बारे में जानते हैं। अभी हम यूनानी लेखक के बारे में जाने, अब चीनी लेखक के बारे में जानते हैं। चीनी लेखक फाइयान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। तो फाइयान सबसे पहले याद रखिएगा, फाइयान किसके राज दरबार में आया था? तो ये गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट लाइन जो है पूछेगा, फाइयान किसके दरबार में आया था? तो फाइयान गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में आया था। क्लियर हो गया? फाइयान गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। अब आते हैं इसमें सुंगयून चीनी यात्री था। यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियों एकत्रित किए थे। इसमें यह इंपॉर्टेंट है, बस ये है कि सुंगयून कब आया भारत? तो 518 ईस्वी में भारत आया। सुंगयून 518 ईस्वी में भारत आया। अब आते हैं तीसरा, हेनस्वांग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हेनस्वांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। जिस प्रकार हम लोग देखें कि फाइयान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, उसी प्रकार हेनस्वांग जो थे हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। हेनस्वांग 629 ईस्वी में, याद रखिएगा 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वो भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। तो पहले उसका ईयर याद रखिएगा कि वो कब भारत के लिए अग्रसर हुआ। तो 629 ईस्वी में वो चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया, 629 ईस्वी में। ठीक है, 1 वर्ष यात्रा के बाद वो सर्वप्रथम भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा और भारत में 15 वर्ष तक रहकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। तो 629 में आया और 645 में लौट गया। ठीक है, सुंगयून 518 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है, और हेनस्वांग 629 ईस्वी में
चीन से भारत की ओर प्रस्थान किया और 645 ईस्वी में 15 वर्ष रहा और 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वो बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हेन स्वांग जो है बिहार में नालंदा जो विश्वविद्यालय है उसके अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसकी भ्रमण वृत्तांत को सी युकी के नाम से प्रसिद्ध है। तो हेन स्वांग का जो भ्रमण वृत्तांत है उसका क्या नाम है? सी युकी। सीधे पूछ जाएगा सी युकी भ्रमण वृत्तांत किसका है? तो हेन स्वांग का है। ठीक है, इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म एवं रणनीति के बारे में वर्णन किया। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। हेन स्वांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया। ठीक है, तो हेन स्वांग जो था बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य एवं शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया। आते हैं नोट में देखते हैं। हेन स्वांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछेगा। हेन स्वांग जब भारत आया, भारत आने के क्रम में उसने बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय का अध्ययन किया और बौद्ध ग्रंथों को एकत्र किया। तो नालंदा विश्वविद्यालय के जब आया था वो अध्ययन करने, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे वो आचार्य शिलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। सीधे पूछ देता है लाइन, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। जब नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए हेन स्वांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया 629 ईस्वी में, तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो आचार्य शिलभद्र थे। क्लियर हो गया। चौथा पॉइंट देखते हैं, इत सिंह। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। तो इत सिंह कब आया? 7वीं शताब्दी में। जैसे सुंगियोन आया था 518 ईस्वी में। फिर हेन स्वांग हर्षवर्धन के शासनकाल में 629 ईस्वी में आया। 629 ईस्वी में भारत की ओर प्रस्थान किया और 15 वर्षों तक रहा और 645 ईस्वी में वो लौट गया। फिर चीन लौट गया। ठीक है, और हेन स्वांग का जो भ्रमण वृत्तांत था सी युकी था, याद रखिएगा आप लोग। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? हाँ, हेन स्वांग जो भारत आया था तो उसने बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में अध्ययन किया। और नालंदा विश्वविद्यालय के जब उस समय अध्ययन कर रहा था तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। इत सिंह कब आया? तो 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। यहाँ तक हो गया। अब कुछ अरबी लेखक हैं। एक टॉपिक को हम लोग यहाँ क्लियर कर देंगे, नेक्स्ट टॉपिक को अगले वीडियो में देखेंगे। अरबी लेखक अल बरूनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अरबी लेखक में अल बरूनी, यह महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। महमूद गजनबी के साथ अल बरूनी सबसे पहले किसके साथ भारत आया? तो अल बरूनी महमूद गजनबी के साथ भारत आया। अरबी में लिखी गई उसकी कृति बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, किताबुल हिंद या तहकीके हिंद, भारत की खोज, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो सीधे पूछेगा किताबुल हिंद और तहकीके हिंद के लेखक कौन थे? तो अल बरूनी थे। अल बरूनी किसके समय भारत आए? तो महमूद गजनबी के समय भारत आया था। सही, महमूद गजनबी के साथ ही भारत आया था। अल बरूनी जो था महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। उसका जो कौन सा बुक था? तो किताबुल हिंद या तहकीके हिंद, भारत की खोज, आज भी इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म, दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमियो, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। तो जो इसका बुक था किताबुल हिंद 80 अध्यायों में विभाजित था। इसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। तो किताबुल हिंद के लेखक कौन थे? अल बरूनी थे। अल बरूनी किसके साथ भारत आए थे? तो महमूद गजनबी के साथ भारत आए थे। क्लियर हो गया। इब्न बतूता, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया इसका यात्रा वृत्तांत रेहला कहा गया। सबसे पहले पूछेगा कि रेहला को किसने लिखा? तो इब्न बतूता ने लिखा था। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विविधता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक MBT ने उसे दिल्ली के काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। तो सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट है कि इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत कौन था? तो रेहला था। मोरक्को यात्री था इब्न बतूता। ठीक है, सॉरी मोरक्को का था। इसके द्वारा अरबी भाषा, ठीक है, मोरक्को यात्री था। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत रेहला कहा गया। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप में सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक कहने देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली जब वो पहुंचा इब्न बतूता तो इसकी विविधता से प्रभावित होकर, सॉरी फ्रेंड, मोहम्मद बिन तुगलक यानी MBT ने उसे दिल्ली के काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा, 2-3 बार वीडियो को देखिएगा, याद हो जाएगा। देखते हैं इसमें और कुछ नेक्स्ट है। हाँ, अन्य लेखक हैं, जैसे थोड़ा देख लेते हैं। तारानाथ यहाँ पर है, यहाँ पर कुछ देख लेते हैं जो भी है।
इसको ख़त्म कर देते हैं इसी वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, ठीक है फ्रेंड। तारानाथ, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन क्लियर हो जाएगा। तारानाथ ये एक तिब्बती लेखक थे। इसने कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। तारानाथ ने कौन से ग्रंथ की रचना की? तो कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो कंग्यूर और तंग्यूर नामक रचना किसने की? तो तारानाथ ने की। एक मार्को पोलो था, यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के तो पांड्य इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है मार्को पोलो। तो कब आया था भारत? तो 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। अब आते हैं कुछ पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। भारतीय पुरातत्व, जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ेंगे, देखते रहिएगा, वीडियो 2 बार याद हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह, फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी किसे कहते हैं? सबसे पहले फादर ऑफ इंडिया भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व शास्त्र के पितामह, फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। 14वीं ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज को, यानी एशिया माइनर जिसे कहा जाता है, बोगाज कोई को एशिया माइनर का अभिलेख कहा जाता है। बोगाज को एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासात्य अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। तो एशिया माइनर का जो अभिलेख था बोगाज कोई, उससे वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासात्य अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के वेशनगर विदिशा गरुण स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड ये वाला। मध्य भारत में जो भागवत धर्म विकसित होने का जो प्रमाण मिलता है, वह यमन राजदूत होलियोडोरस के वेशनगर किस अभिलेख से प्राप्त होता है? स्तंभ लेख से। तो होलियोडोरस के वेशनगर विदिशा स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। क्वेश्चन पूछा कि मध्य भारत में भागवत धर्म के विकसित होने का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो यमन राजदूत होलियोडोरस के वेशनगर यानी गुण स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। वेशनगर यानी विदिशा गुण स्तंभ लेख से किस स्तंभ लेख से प्राप्त होता है? तो होलियोडोरस के वेशनगर गुण स्तंभ लेख से प्राप्त होता है मध्य भारत में भागवत धर्म के विकसित होने का प्रमाण। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। सबसे पहले भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है? तो हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सोहगोरा अभिलेख है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। सबसे पहले दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला कौन सा अभिलेख है? तो सोहगोरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित करने का भी उल्लेख है। इसी अभिलेख में संकट काल में संकट काल में खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। इसी अभिलेख में, कौन से? सोहगोरा अभिलेख में। तो सबसे पहले दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख तो सोहगोरा अभिलेख, ठीक है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। तो भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? स्तंभ लेख से। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख, जिसके शासक थे भानुगुप्त। सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से प्राप्त होता है, जिसके जिसके शासक थे भानुगुप्त से प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सतवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया। सतवाहन जितने राजाओं जो थे उनका पूरा इतिहास किसके आधार पर लिखा गया? तो उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया। रेशम बुनकरों की श्रेणियों से जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। जो रेशम बुनकर थे उनकी जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नौपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावास पूछेगा, गर्तावास का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो गर्तावास गड्ढा घर का साक्ष्य बुर्ज होम से मिलता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। तो बुर्ज होम से हमें क्या मिलता है? नौपाषाणकालीन स्थल था बुर्ज होम, वहाँ से हमें गड्ढा घर यानी गर्तावास का साक्ष्य मिलता है। प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहते थे। इसी को साहित्य में काशापर्ण कहा गया। तो प्राचीन सिक्के को आहत सिक्के कहा था, इसी को साहित्य में काशापर्ण कहा गया, ठीक है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सिक्कों पर लेख लिखने की जो कार्य किसने किया, किस शासकों ने किया? तो सबसे पहले सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। नेक्स्ट पॉइंट, समुद्रगुप्त की बीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी का प्रमाण मिलता है। अरिकमेडु यानी पुडुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? तो अरिकमेडु जो पुडुचेरी के निकट है वहाँ से हमें रोमन सिक्के प्राप्त हुए। यहाँ पर कुछ नोट में दिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले भारत के संबंध जो थे बर्मा से थे, ठीक है। स्वर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार जिसे कहा जाता है। उसके बाद कंबोडिया और जावा से स्थापित हुए, ठीक है।
आते हैं महत्वपूर्ण अभिलेख हैं और उसके शासक हैं, देखते हैं। हाथी गुफा अभिलेख, तिथि रहित अभिलेख किस शासक संबंधित है? हाथी गुफा अभिलेख एक तिथि रहित अभिलेख इसे कहा जाता है। हाथी गुफा अभिलेख को शासक थे कलिंग राज खारवेल, संबंधित थे। हाथी गुफा अभिलेख से कौन शासक? कलिंग राज खारवेल। जूनागढ़ से गिरनार अभिलेख रुद्रदामन। नासिक अभिलेख गौतमी बलसेरी। प्रयाग स्तंभलेख समुद्रगुप्त। प्रयाग स्तंभलेख समुद्रगुप्त। नासिक अभिलेख गौतमी बलसेरी। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भित्रियम जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। तो इसको आप इंपॉर्टेंट 2-4 बार देखिएगा तो याद हो जाएगा। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। नासिक अभिलेख गौतमी बलसेरी। प्रयाग स्तंभलेख समुद्रगुप्त। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भित्रियम जूनागढ़ अभिलेख इंपॉर्टेंट है। भित्रियम जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। सिर्फ जूनागढ़ अभिलेख रहेगा तो रुद्रदामन, और भित्रियम जूनागढ़ अभिलेख यानी जूनागढ़ अभिलेख से स्कंदगुप्त भी संबंधित है, ठीक है, और जूनागढ़ अभिलेख से रुद्रदामन भी संबंधित है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाती है, इपिग्राफी। अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाती है, ठीक है, यहाँ तक देख लिए। उत्तर भारत में मंदिरों की कला शैली, जो उत्तर भारत में जो मंदिरों की कला शैली थी उसे हम लोग नागर शैली के नाम से जानते थे। देखिए यहाँ पर है, उत्तर भारत में मंदिरों की कला शैली को नागर शैली एवं दक्षिण भारत में मंदिरों की कला को द्रविड़ शैली कहा जाता है। और दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर एवं दक्षिणापथ के जो मंदिर थे उनके निर्माण में नागर एवं द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः इसे वेशर शैली कहते हैं। तो इन दोनों शैली मिलेंगे तो इसे वेशर शैली कहते हैं। उत्तर भारत में नागर शैली और दक्षिण भारत में मंदिरों की कला द्रविड़ शैली, और दोनों शैली दक्षिणापथ में मंदिरों के निर्माण को नागर एवं द्रविड़ दोनों शैलियों के साथ प्रभाव को, ये दोनों प्रभाव मिलेगा नागर और द्रविड़ दोनों प्रभाव को, तो हम लोग वेशर शैली कहते हैं। पंचायतन शब्द मंदिर रचना पूछेगा, सीधे आ जाएगा। पंचायतन शब्द किससे संबंधित है? तो पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली कहा जाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। जो मुख्य मंदिर होता है 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन मंदिर के उदाहरण है कंदरिया महादेव का मंदिर। आइए दिखाते हैं आपको, यहाँ पर दिया होगा, हाँ, कंदरिया महादेव का मंदिर जो खुजराहो मध्य प्रदेश में है। इस पंचायतन मंदिर के उदाहरण है कंदरिया महादेव का मंदिर खुजराहो मध्य प्रदेश। ब्रहेश्वर मंदिर भुवनेश्वर। लक्ष्मण मंदिर खुजराहो। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर। दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश। गुंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र। ये याद रखिएगा, ये सब पंचायतन शैली के उदाहरण है। कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ है? खुजराहो। ब्रहेश्वर मंदिर भुवनेश्वर। लक्ष्मण मंदिर खुजराहो। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर। दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश। दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश और गुंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र। यहाँ तक हम लोग क्लियर कर लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड, वीडियो को 2-4 बार देखिए, याद हो जाएगा।